नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भविष्य एजुकेशन पर। तो जैसा कि आपको पता है कि आपका जेल परीक्षा का एग्जाम नजदीक है और इस बार एक नया सब्जेक्ट जोड़ा गया है, वो है आपदा प्रबंधन से संबंधित। तो आपदा प्रबंधन से संबंधित आपके सामने मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं और आपके जो क्लासें हैं वो डेली के डेली आएगी और 5 क्लासें कराऊंगा। 5 क्लासों में क्या है कि पूरे के पूरे क्वेश्चन करा दूं आपदा प्रबंधन से जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो। तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला, क्योंकि बी पार्ट में जो 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे आपदा प्रबंधन से संबंधित वो पूरे के पूरे क्या करवा दूंगा और पूरा डिटेल के साथ करेंगे। तो जो भी बच्चे पहली बार चैनल पे आए हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दूसरा, इस क्लास की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल भविष्य एजुकेशन पर मिलेगी, उसे ज्वाइन करना नहीं भूलें, क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड और आरपीएससी से संबंधित जितने भी राजस्थान की मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज है, भर्ती से संबंधित चाहे मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट नोट्स है और करंट फेयर के नोट्स भी वहां पर प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो एजुकेशन फैक्ट्री, सॉरी, भविष्य एजुकेशन जो टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन करना न भूलें। तो शुरुआत करने जा रहे हैं अपने जेल प्रेरी के मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जिनकी चर्चा अपने करते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अपने पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज आपके सामने आपदा प्रबंधन से संबंधित पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपदा, क्वेश्चन कौन सा है कि राष्ट्रीय आपदा, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ की स्थापना कब हुई। तो एनडीआरएफ की स्थापना कब हुई आपको पता है। तो एनडीआरएफ की स्थापना की अपने बात करें तो पहले एनडीआरएफ का पूरा नाम करते हैं। तो याद रखना कि नेशनल नेशनल डिजास्टर नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, रिस्पॉन्स फोर्स, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है क्या इसका पूरा नाम है। और इसकी स्थापना कब हुई तो 2006 में हुई। कब हुई? 2006 में इसकी स्थापना हुई। अब अपने बात करने हैं तो बात करते हैं कि इसका मुख्यालय कहां पर है। तो इसका मुख्यालय याद रखना, इसका मुख्यालय कहां पर है तो नई दिल्ली में है। कहां पर है? नई दिल्ली में इसका क्या है? मुख्यालय है। नई दिल्ली में इसका क्या है? मुख्यालय, ये याद रखना। नेक्स्ट अपने बात करें तो इसके वर्तमान में महानिदेशक, याद रखना कि वर्तमान में महानिदेशक कौन है इसके। तो वर्तमान में महानिदेशक याद रखना कौन है। तो वर्तमान में महानिदेशक है इसके, याद रखना कि पीयूष आनंद है। कौन है? पीयूष आनंद है। पीयूष आनंद है। तो पीयूष आनंद इसके क्या है? वर्तमान में महानिदेशक है। याद रखना कि एनडीआरएफ की वर्तमान में 16 बटालियन है। कितनी बटालियन है? 16 बटालियन है। कितनी बटालियन है? 16 बटालियन है। याद रखना कि वर्तमान में जो एनडीआरएफ है उसकी बटालियन कितनी है तो 16 बटालियन है। और 16 बटालियन में याद रखना कि 12 बटालियन, कितनी? 12 बटालियन तो क्या है? कार्य क्षेत्र में है और 4 बटालियन क्या है? प्रशिक्षण में है। कहां पर है? प्रशिक्षण में। मतलब 4 में तो क्या ट्रेनिंग दी जाती है और 12 बटालियन क्या क्या रहता है जहां पर ड्यूटी लगती है। ये अपने एनडीआरएफ के बारे में पूरी पूरी बातें कर ली। तो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। एनडीआरएफ की स्थापना कब हुई? 2006 में। इसका मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में। महानिदेशक कौन है? तो पीयूष आनंद है। और एनडीआरएफ की वर्तमान में कितनी बटालियन है तो 16 बटालियन है। कितनी बटालियन है? 16 बटालियन है। नेक्स्ट अपने याद रखना एक चीज और, याद रखना कि यूपी में कहां पर है? यूपी में याद रखना, यूपी में गाजियाबाद और वाराणसी। कहां पर? गाजियाबाद और वाराणसी में इसकी क्या है? बटालियन। गाजियाबाद और वाराणसी में इसकी क्या है? बटालियन है बनी हुई है। पंजाब में याद रखना कहां पर बनी हुई है तो पंजाब में बठिंडा, याद रखना। पंजाब में बठिंडा याद रखना। और अपने राजस्थान में एनडीआरएफ की कोई भी बटालियन नहीं है। ये अपने क्या है? नजदीक है। तो इन दोनों का नाम याद रखना, कभी भी पूछा जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट वापिस से सुन लो, आपदा प्रबंधन प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ की स्थापना 2006 में हुई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेडाई फ्रेमवर्क किससे संबंधित है। नेक्स्ट अपना दूसरा क्वेश्चन है कि सेडाई फ्रेमवर्क किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन आपको बताना है। तो सेडाई फ्रेमवर्क की अपने बात करें तो सेडाई फ्रेमवर्क है आपदा जोखिम न्यूनीकरण से संबंधित। किससे है? आपदा जोखिम न्यूनीकरण से संबंधित है सेडाई फ्रेमवर्क। जो अपने क्या है कि देशों के बीच में अंतरराष्ट्रीय संधियां होती है उसमें क्या है? एक संधि का नाम है सेडाई फ्रेमवर्क। याद रखना कि सेडाई फ्रेमवर्क को याद रखना कि इसे संयुक्त, याद रखना कि इसे संयुक्त राष्ट्र
याद रखना कि इसे संयुक्त राष्ट्रीय, इसे याद रखना कि संयुक्त राष्ट्रीय विश्व सम्मेलन में 2015 में अपनाया गया। कितने 2015 में अपनाया गया, 2015 में क्या है अपनाया गया, 2015 में इसे अपनाया गया। और इसका कार्यकाल कितना है, तो इसका कार्यकाल याद रखना, सेडाई फ्रेमवर्क का कार्यकाल है 2015 से लेकर 2030 तक इसका क्या है कार्यकाल है। याद रखना कि जो सेडाई फ्रेमवर्क है, याद रखना कि सेडाई फ्रेमवर्क को वर्तमान में 187 देशों द्वारा, कितने देशों द्वारा, 187 देशों द्वारा अपनाया जा चुका है, 187 देशों द्वारा अपनाया जा चुका है। यह मुख्य याद रखना कि 187 देशों द्वारा अपनाया जा चुका है, 187 देशों द्वारा क्या है अपनाया जा चुका है। नेक्स्ट याद रखना सेडाई फ्रेमवर्क को, नेक्स्ट याद रखना कि सेडाई फ्रेमवर्क को, सेडाई फ्रेमवर्क को, सेडाई फ्रेमवर्क को याद रखना कि 2015 में जापान देश ने प्रथम बार अपनाया था, जापान देश ने पहली बार अपनाया था। तो पहली बार जो सेडाई फ्रेमवर्क को अपनाने वाला देश कौन सा है, तो ये कौन सा है अपनाने वाला देश है, कौन सा है, तो अपनाने वाला देश कौन सा है, जापान देश है। कौन सा देश है, जापान देश है। अब अपने बात करते हैं थोड़ी सी और संधियों की, याद रखना तो दूसरी याद रखना कि ह्यूग्यो रणनीति, दूसरी याद रखना कि एक और संधि याद रखना ह्यूग्यो रणनीति, ह्यूग्यो रणनीति, ह्यूग्यो रणनीति फ्रेमवर्क, ह्यूग्यो रणनीति फ्रेमवर्क के बारे में याद रखना कि ह्यूग्यो रणनीति फ्रेमवर्क है, इसका समय कितना है, तो 2005 से 2015 तक इसका क्या है समय, 2005 से 2015 तक इसका क्या है समय है। याद रखना कि ये भी किससे संबंधित है, तो ये भी आपदा न्यूनीकरण से संबंधित है। किससे है, आपदा न्यूनीकरण से संबंधित है। दूसरी संधि याद रखना कि ह्यूग्यो रणनीति को कब बनाया, 2005 से 2015 तक इसका समय है, और ये भी किससे संबंधित है, तो आपदा न्यूनीकरण से संबंधित है। नेक्स्ट याद रखना कि तीसरी याद रखना एक नीति का, और याद रखना कि याकोहामा कौन सी नीति है, रणनीति है, तो याकोहामा रणनीति कौन सी रणनीति है, याकोहामा रणनीति। याकोहामा रणनीति को याद रखना कि 1994 में 23 और 24 मई को, 23 और 24 मई को, 23 और 24 मई 1994 को, 23 और 24 मई 1994 को अपनाया था। कब बनाया था, 23 और जो 94 को याकोहामा, जापान में क्या है, जापान के याकोहामा शहर में, जापान के याकोहामा शहर में, याकोहामा शहर में अपनाया था, याकोहामा शहर में विश्व सम्मेलन में, कहां पर विश्व सम्मेलन हुआ था 1994 में, विश्व सम्मेलन में अपनाया गया था। ये याद रखना कि रणनीतियों के बारे में याद रखना कि विश्व सम्मेलन में आपदाओं से निपटने के लिए, आपदाओं से निपटने के लिए, आपदाओं से निपटने के लिए क्या है, इसे अपनाया गया था। ये मुख्य याद रखना रणनीति के बारे में। तो दूसरा अपना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा कि सेडाई फ्रेमवर्क किससे संबंधित है, तो आपदा न्यूनीकरण से संबंधित है। किससे है, आपदा न्यूनीकरण से संबंधित है। ये अपने क्या लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि भारत में आपदा प्रबंधन का नोडल मंत्रालय कौन सा है। भारत में जितनी भी आपदाएं हैं, जितनी भी आपदाएं हैं जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, कौन सी आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं। और प्राकृतिक आपदाओं का याद रखना कि प्राकृतिक आपदाओं का नोडल मंत्रालय कौन सा है, तो प्राकृतिक आपदाओं का ये गांठ मान लेना कि प्राकृतिक आपदाएं कोई भी आ जाए, बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, सूखा आ जाए, चक्रवात आ जाए, सुनामी आ जाए, कोई भी ज्वालामुखी का फटना आ जाए, भूस्खलन आ जाए, कोई भी अगर प्राकृतिक आपदा आ जाए तो उनका नोडल मंत्रालय कौन सा है, तो नोडल मंत्रालय याद रखना कौन है, तो नोडल मंत्रालय याद रखना कौन है, गृह मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय है, गृह मंत्रालय है। ये याद रखना कि नोडल मंत्रालय कौन सा है, गृह मंत्रालय। एक आपको बता दूं, जैविक मंत्रालय, जैविक आपदा, कौन सी, सॉरी, जैविक आपदा, जैविक आप याद रखना कि जो जैविक जो आपदा है, जैविक आपदा अगर आपसे पूछी जाए, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट लिखा जाए
कि इस पर स्टार लगा लेना कि जैविक आपदाएं। अगर आपसे पूछा जाए कि जैविक आपदाओं का नोडल मंत्रालय कौन सा है, तो स्वास्थ्य मंत्रालय है। कौन सा है? स्वास्थ्य। याद रखना कि स्वास्थ्य परिवार व कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार व कल्याण मंत्रालय कौन सा है? स्वास्थ्य परिवार व कल्याण मंत्रालय किसका मंत्रालय है? तो याद रखना कि जैविक आपदा का क्या है? नोडल मंत्रालय है। याद रखना कि जैविक आपदा के बारे में याद रखना कि कोविड-19 को, किसको? कोविड-19 कोरोना को याद रखना, क्योंकि जो कोरोना है उसे अपने भारत देश में पहले ऐसा रोग था जिसे जैविक आपदा घोषित किया गया था। और ये एक कौन सी आपदा है? मानव जनित आपदा है। कौन सी आपदा है? मानव जनित आपदा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अगर नोडल मंत्रालय के बारे में पूछा गया तो जैविक आपदा का जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि जैविक आपदाओं में आप गृह मंत्रालय ही आंसर कर पाओगे। ऑप्शन में पहला ऑप्शन ही क्या होगा? गृह मंत्रालय होगा। ये क्या है क्वेश्चन ध्यान में रखना भाई। तो ये याद रखना, वर्तमान में याद रखना कि जो नोडल मंत्रालय तो क्या है कि जितनी भी आपदाओं का वो कौन सा होता है? गृह मंत्रालय। लेकिन अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष याद रखना, तो अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। वर्तमान में अपने जो गृह मंत्रालय के कौन है? तो गृह मंत्रालय में कौन है? तो गृह मंत्री अपने अपने भारतीय गृह मंत्री कौन है? तो अमित शाह है। तो वर्तमान में जो भी आपदा से संबंधित है वो अमित शाह जी देखते हैं। तो पूरे के पूरे याद रखना कि भारत में आपदा का नोडल मंत्रालय कौन सा है, ये मुख्य याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि आपदा न्यूनीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? अभी अभी आपने पढ़ा है। तो आपदा न्यूनीकरण का मुख्य उद्देश्य है आपदाओं को रोकना, आपदा के प्रभाव को कम करना, आपदा प्रबंधन बजट बढ़ाना, आपदा के बाद पुनर्वास का कार्य करना। तो आपदाओं के प्रभाव को कम करना आपदा न्यूनीकरण का मुख्य उद्देश्य है। किसका है? आपदा न्यूनीकरण का मुख्य उद्देश्य। अब याद रखना कि आपदा न्यूनीकरण दिवस के बारे में याद रखना कि आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 13 अक्टूबर को। और प्रथम बार कब मनाया गया था? तो प्रथम बार याद रखना 1989 में आपदा न्यूनीकरण क्या है? मनाया गया था। याद रखना कि आपदा न्यूनीकरण से संबंधित कौन सा है? तो सेडाई फ्रेमवर्क है। कौन सा है? सेडाई फ्रेमवर्क है। सेडाई फ्रेमवर्क है। और सेडाई फ्रेमवर्क को याद रखना कि 2015 से लेकर 2030 तक इसका क्या है? समय है। 2015 से लेकर 2030 तक इसका क्या है? समय है। याद रखना कि दूसरा कौन सा आपदा न्यूनीकरण से संबंधित? तो याद रखना ह्यूगो रणनीति है। कौन सी है? ह्यूगो रणनीति। युगो रणनीति है, ये मुख्य याद रखना आपदा न्यूनीकरण से संबंधित है। आपदा न्यूनीकरण से संबंधित याद कौन सी रणनीति है? तो युगो रणनीति। याद रखना इसे कब तक समय है? तो 2005 से लेकर 2015 तक का जो समय है वो किसका है? तो युगो रणनीति फ्रेमवर्क का समय है। दोनों ही किससे है? सेडाई फ्रेमवर्क का है। युगो रणनीति किससे है? आपदा न्यूनीकरण से संबंधित है। ये क्वेश्चन आपका गलत है, नहीं होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोपाल त्रासदी गैस किस गैस के कारण हुई थी? तो भोपाल त्रासदी गैस आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं कि भोपाल त्रासदी गैस किस गैस के रिसाव से कारण हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और 100% ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि सभी बच्चों को क्या है इसके बारे में पता है, लेकिन तारीख याद होनी चाहिए। तारीख पूछी जाएगी। तारीख क्या है? तो 2 और 3 दिसंबर को। 2 और 3 दिसंबर 1984 में। कब? 2 और 3 दिसंबर 1984 में भोपाल त्रासदी गैस हुई थी, जिसमें मुख्य जिम्मेदार कौन सी थी? तो मिसाइल आइसोसाइनेट। कौन सी थी? मिसाइल आइसोसाइनेट थी। याद रखना कि मिसाइल आइसोसाइनेट क्या है कि भोपाल त्रासदी गैस के क्या समय रिसाव हुई थी। अब एक चीज आपको करंट की क्वेश्चन बताता हूं कि नोट डालकर लिख लो, 100% क्या है ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। नोट डालकर लिखो कि 20 दिसंबर 2024 को। कब है? 20 दिसंबर 2024 को। याद रखना कि 20 दिसंबर 2024 को NH 48 पर। कब है? 20 दिसंबर 2024 को NH 48 जयपुर में। 20 दिसंबर 2024 को जयपुर में NH 48 पर एलपीजी गैस टकराने से। अब एलपीजी गैस टकराने से क्या है? आग लग गई थी। आग लग गई थी, जिसमें याद रखना कि 50 लोग से अधिक लोग घायल हो गए थे। कितने लोग मारे गए? 20 लोग तो मारे गए और 50 लोग से अधिक घायल हो गए थे। ये मुख्य याद रखना, क्योंकि ये करंट का मुद्दा है और आपने इसको बखूबी क्या है कि न्यूज में सबने न्यूज़पेपर में अगर दिन रात न्यूज चली थी, 2 दिन चली थी। तो याद रखना कि जो ये कांड कब हुआ था? तो 20 दिसंबर 2024 को NH 48 में जयपुर में हुआ था। एलपीजी गैस टकराने से क्या है कि 20 लोग मारे गए थे। ये करंट की न्यूज है।
तो ये मिसाइल आइसोसाइनेट पूछा जा सकता है, तो करंट का मुद्दा भी पूछा जा सकता है, ये मुख्य याद रखना। तो ये किसके बारे में, भोपाल तराई गैस याद रखना, मिसाइल आइसोसाइनेट। और मुख्य याद रखना, तारीख याद रखना 2 से 3 दिसंबर 1984 को, क्योंकि आजकल क्या है कि वैसे तो सन तो याद कर लेते हैं, लेकिन तारीख नजदीक नजदीक पूछ ली तो ये गलत भी नहीं होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर याद रखना, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन छठा है कि ज्वालामुखी से संबंधित खतरे किस प्लेट सीमा से जुड़े हुए हैं। ज्वालामुखी से खतरे किस प्लेट से जुड़े हुए हैं, ये याद रखना। तो अपसरण प्लेट से, कौन सी प्लेट से, अपसरण प्लेट सीमा से क्या है, जुड़े हुए हैं। ये मुख्य याद रखना कि ज्वालामुखी से याद रखना कि कोई भी प्लेट के बारे में, एक प्लेट होती है अपसरण प्लेट, एक दूसरी होती है अभिसरण प्लेट। तो ये ज्वालामुखी के जितने भी खतरे हैं वो किससे जुड़े हुए हैं, तो याद रखना किससे, अपसरण प्लेट से जुड़े हुए हैं, ये मुख्य याद रखना। ज्वालामुखी की याद रखना, तो ज्वालामुखी की याद रखना कि भारत में ज्वालामुखी, भारत में कितने ज्वालामुखी है, तो भारत में याद रखना 6 ज्वालामुखी है, भारत में 6 ज्वालामुखी है। कितने ज्वालामुखी है, 6 ज्वालामुखी है। और जिसमें से एक क्या है, सक्रिय है, क्या है, एक तो सक्रिय है, बाकी सभी क्या है, मृत है। 5 मृत है और एक क्या है, सक्रिय। उनकी बात करें तो पहला याद रखना कि बेरन द्वीप, कौन सा द्वीप पर है, बेरन द्वीप। ये कौन सा है, तो सक्रिय है, सक्रिय है। और दूसरा याद रखना कि नारकोडम, कौन सा कोडम है, नारकोडम, नारकोडम। तीसरा याद रखना कि बारातांग, कौन सा है, बारातांग। तीसरा या चौथा याद रखना कि दसन ट्रेप, कौन सा है, दसन ट्रेप, कौन सा है, दसन ट्रेप। चौथा याद रखना कि दिनोरदर पहाड़ी में कौन सा है, दसन ट्रेप। और पांचवा याद रखना कि दिनोरदर पहाड़ी, कौन सा है, दिनोरदर पहाड़ी, दिनोरदर पहाड़ी, दिनोदर पहाड़ी। ये मुख्य याद रखना कि कौन सा ज्वालामुखी है, तो दिनोदर पहाड़ी। और याद रखना कि छठा एक याद रखना कि कौन सी, खास घासी पहाड़ी, कौन सी, घोंसी पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी, घोंसी पहाड़ी है, ये मुख्य याद रखना। तो ये सभी क्या है कि अपने ये 5 जो है, ये याद रखना कि जो 5 है ये तो क्या है, मृत है। और एक कौन सा है, ये स्किर है। अब याद रखना बेरन द्वीप, नारकोटम और जो बारातांग है, ये तीनों कहां पर है, ये तीनों याद रखना कि अंडमान निकोबार में है। कहां पर है, अंडमान है निकोबार में। दसन ट्रेप का याद रखना कि 10 10 कहां पर है, तो 10 महाराष्ट्र में है, 10 महाराष्ट्र में। दसन ट्रेप कहां पर है, महाराष्ट्र में है। और याद रखना दिनोरदर पहाड़ी कहां पर है, तो गुजरात में है। कहां पर है, गुजरात में है। और हरियाणा में है एक गोंसी पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी, हरियाणा में कौन सी है, गोंसी पहाड़ी का जो क्या है, एक जो ज्वालामुखी है वो भी क्या है, मृत है। तो 6 ज्वालामुखी को याद रखना कि ज्वालामुखी से संबंधित प्लेट पूछा जाए तो अपसरण प्लेट। और इनमें से पूछा जा सकता है कौन सा भारत में सक्रिय ज्वालामुखी है और कौन सा मृत ज्वालामुखी है, ये भी गलत क्वेश्चन है, नहीं होना चाहिए। इस क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी थी मैंने आपको बता दी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम जो जेल पर है उसमें 100% पूछा जाएगा कि भारत का कुल चक्रवात प्रवण क्षेत्र कौन सा है। भारत का कुल चक्रवात प्रवण क्षेत्र कौन सा है, जिसमें 10 सबसे ज्यादा चक्रवात आते हैं, तो 8% क्षेत्र में सबसे ज्यादा चक्रवात प्रवण क्षेत्र है। जिसमें याद रखना कि, जिसमें याद रखना, जिसमें याद रखना कि जिसमें भारत के, जिसमें भारत के 13 तटीय राज्य, कितने, 13 तटीय राज्य क्या है, शामिल है। जो तट पर जो अपने राज्य बने हुए हैं उनके क्या है, जो शामिल है किसमें, तो चक्रवात सबसे ज्यादा होते 13 तटीय राज्य, 13 तटीय राज्य शामिल है। कितने, 13 तटीय राज्य इसमें क्या है, शामिल है। ये मुख्य याद रखना। तो कितने राज्य शामिल है, 13 तटीय राज्य। 13 तटीय राज्यों में मुख्य याद रखना कि पश्चिम बंगाल, कौन सा है, पश्चिम बंगाल। दूसरा याद रखना कि आंध्र प्रदेश, कौन सा है, आंध्र प्रदेश। तीसरा याद रखना ओडिशा, कौन सा है, ओडिशा। चौथा याद रखना तमिलनाडु, कौन सा है, तमिलनाडु। पांचवा याद रखना गुजरात, कौन सा है, गुजरात। और
याद रखना कि एक और याद रखना पुडुचेरी, कौन सा है? पुडुचेरी, जो अपना एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, ये भी क्या है, इसमें भी क्या है, सबसे ज्यादा क्या चक्रवात आते हैं। तो सबसे जो ज्यादा प्रभावित क्षेत्र है वो 13 तटीय राज्यों में, इन राज्यों का नाम क्या है याद है रखना। और कितने राज्य शामिल है? तो 13 तटीय राज्य इसमें क्या है शामिल है। याद रखना कि चक्रवात अपने भारत में सबसे ज्यादा कौन से तट पर आते हैं? तो एक होता है, एक तो है पूर्वी तट, एक है पश्चिमी तट। तो सबसे ज्यादा अगर तट अपने चक्रवात की बात करें तो पूर्वी तट पर, कौन से तट पर? पूर्वी तट पर सर्वाधिक, पूर्वी तट पर सर्वाधिक चक्रवात आते हैं। पूर्वी तट पर क्या आते हैं? सर्वाधिक चक्रवात है आते हैं। याद रखना एक चीज और याद रखना चक्रवात के बारे में कि विश्व के, याद रखना कि विश्व के लगभग, विश्व के लगभग 10%, याद रखना कि विश्व के 10% उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात भारतीय तट को प्रभावित करते हैं। ये मुख्य याद रखना, ये मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है कि भारतीय तट को प्रभावित करते हैं, भारतीय तट को प्रभावित करते हैं। और भारत में जो आने वाला जो मुख्य चक्रवात है वो कौन सा है? उष्ण कटिबंधीय। तो भारत में याद रखना कि भारत में चक्रवात कौन सा आता है? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आता है। कौन सा चक्रवात है? तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आता है। ये मुख्य याद रखना। तो भारत में कौन सा चक्रवात है? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आता है। ये आता कहां पर है? तो याद रखना कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में याद पूछा जाए तो कहां आता है? तो याद रखना कि दक्षिणी पश्चिमी, दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर से, दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर से दक्षिणी पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी, दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर से दक्षिणी पूर्वी हिंद महासागर के मध्य जो चक्रवात आता है उसे कौन सा चक्रवात कहते हैं? तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है कहा जाता है। ये चक्रवात के बारे में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ये जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूं पढ़ के चले जाना, और जो भी थ्योरी कराई है ये रट के चले जाना। एक भी क्वेश्चन, दो या तीन क्वेश्चन जेल प्रेरी के आएंगे वो क्या है कि गलत नहीं होने वाली है। अब बताओ क्लास में अगर मजा आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारा एक भविष्य एजुकेशन नाम से टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन करना नहीं भूले, क्योंकि जितने भी जो मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज है आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड से संबंधित वो आपको वहां पर मिलेगी। तथा इस क्लास की पीडीएफ भी आपको क्या है कि कहां पर मिलेगी? भविष्य एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। नेक्स्ट अपने बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है? अभी अभी अपने बात की थी न्यूनीकरण दिवस के बारे में, पहली बार बात की थी। तो कब बनाया गया था? तो 89 में। और कब बनाया जाता है? 13 अक्टूबर को मनाया जाता है, 1979 में मनाया जाता है। ये मुख्य याद रखना। एक चीज और बता दूं कि आपदाओं के, याद रखना कि आपदाओं से संबंधित, आपदाओं से संबंधित कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो आपदाओं से संबंधित दिया जाता है सुभाष चंद्र पुरस्कार। कौन सा दिया जाता है? सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार दिया जाता है। सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार है दिया जाता है। ये मुख्य याद रखना कि सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार दिया जाता है। और ये प्रति वर्ष कब दिया जाता है? तो ये प्रति वर्ष याद रखना कि 23 जनवरी को। कब दिया जाता है? अपने याद रखना कि सुभाष चंद्र की पुण्यतिथि 23 जनवरी के दिन कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? सुभाष चंद्र। और आपदाओं से संबंधित पुरस्कार कौन सा दिया जाता है? तो सुभाष चंद्र पुरस्कार दिया जाता है प्रति वर्ष। याद रखना कि इसमें याद रखना कि एक तो एजेंसी को, एजेंसी को याद रखना, तो एजेंसी को तथा योग्य व्यक्ति को क्या है ये पुरस्कार है दिया जाता है। ये मुख्य याद रखना। तो दोनों को दिया जाता है। एजेंसी का मतलब क्या है कि जैसे एनडीआरएफ हो गया, एनडीआरएफ ने कोई अच्छा काम किया तो उसको दिया जाएगा, और उसमें से कोई व्यक्ति अगर अच्छा काम करके है तो उसको भी क्या है कि ये अवार्ड दिया जाएगा। अब कमेंट में बताना कि सुभाष चंद्र पुरस्कार है, मैंने ये बता दिया कि प्रतिवर्ष 23 जनवरी को दिया जाता है। तो इसमें राशि कितनी जाती है? एजेंसी को कितनी जाती है? और याद रखना कि योग्य व्यक्ति को कितनी राशि दी जाती है। क्लास में मजा आया या नहीं आया ये कमेंट में जरूर बताना भाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि आईएसडीआर का पूर्ण रूप चुने। आईएसडीआर की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो याद रखना कि आईएसडीआर की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी, इंटरनेशनल स्ट्रेटजी। याद रखना इंटरनेशनल स्ट्रेटजी फॉर डिजास्टर, डिजास्टर रिडक्शन, डिजास्टर रिडक्शन। ये इसकी क्या है?
तो ये याद रखना कि इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी फॉर डिजास्टर रिडक्शन इसकी क्या है, फुल फॉर्म है। अब आपको याद बता दूं कि हिंदी में से क्या कहता है, तो इसी हिंदी में याद रखना कि आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतरराष्ट्रीय रणनीति, ये मुख्य याद रखना। अगर क्योंकि क्वेश्चन आपको पता है इंग्लिश और हिंदी, क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा, अगर हिंदी में समझ नहीं आए तो इंग्लिश नाम जरूर याद रखना, ISDR का फुल फॉर्म जरूर है, पूछी जाएगी। याद रखना कि इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना याद रखना 1999 में हुई। कब हुई, 1999 में हुई। और इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर बना हुआ है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहां पर बना हुआ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय बना हुआ है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय बना हुआ है। ये मुख्य याद रखना कि जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका क्या मुख्यालय बना हुआ है। एक चीज और याद रखना कि एक है कि संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम आपदा जोखिम आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय इसका पूरा याद रखना कि यूएनडीडीआर का पूछा जाए तो ये याद रखना कि यूएनडीडीआर को संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय है। और ये है कहां पर है, तो इसकी स्थापना भी 1999 में की गई। और ये भी कहां पर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में बना हुआ। कहां पर बना हुआ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में बना हुआ है। ये अंतरराष्ट्रीय जो मुख्यालय अपने, आपको क्या है कि प्रबंधन कार्यालय आपके दिए गए हैं आपदा प्रबंधन में, ये मुख्य अंतरराष्ट्रीय जो आपके जो प्रबंधन संस्थान है वो है मुख्य याद रखना। एक चीज और याद रखना कि यूनिसेफ के बारे में याद रखना कि यूनिसेफ का पूछा जाएगा कि यूनिसेफ कब बनाया गया था, तो 1946 में। और इसका मुख्यालय कहां पर है, तो याद रखना कि न्यूयॉर्क अमेरिका में। कहां पर है, मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क है अमेरिका में इसका मुख्यालय बना है। न्यूयॉर्क है अमेरिका में इसका क्या बना हुआ है, मुख्यालय बना हुआ है। ये यूनिसेफ के बारे में याद रखना। एक चीज और याद रखना कि रेड क्रॉस सोसाइटी, ये मुख्य मुख्य जितनी भी आपको अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं थी वो मैंने आपको बता दी। रेड क्रॉस याद रखना कि रेड क्रॉस और रेड कोरसेट सोसाइटी, रेड कोरसेट सोसाइटी कहां पर है, तो ये भी मुख्य याद रखना। ये भी इसकी स्थापना कब हुई थी, 1863 में। कब हुई थी, 1863 में हुई थी। और याद रखना इसका मुख्यालय भी कहां पर है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहां पर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय बनाया है। तो ये मुख्य मुख्य अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं के बारे में याद रखना। तो ISDR याद रखना, यूएनडीडीआर याद रखना, यूनिसेफ याद रखना, रेड क्रॉस सोसाइटी याद रखना। ये जितनी भी संस्थाएं हैं इनकी याद रखना, स्थापना कब हुई और मुख्यालय कब हुआ, और इनका फुल फॉर्म याद रखना, जिसमें ISDR की संभावना की पूछने की पूरी पूरी क्या है, उम्मीद है। तो ये आपका क्वेश्चन गलत है, नहीं होना चाहिए। तो अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है 10 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्य याद रखना 10 नंबर क्वेश्चन है कि वर्षा की कमी या अनियमित वितरण के कारण क्या होता है। वर्षा की अगर कमी है तो अनियमित वितरण के कारण क्या होता है, तो सूखा पड़ता है। क्या पड़ता है, सूखा पड़ता है। याद रखना कि भारत में सूखा, याद रखना कि सिंचाई, याद रखना कि सिंचाई आयोग, कौन सा आयोग, सिंचाई आयोग की 1976 की 1976 की रिपोर्ट के अनुसार, 1976 की रिपोर्ट के अनुसार, याद रखना मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट बात बता रहा हूं, 1976 की रिपोर्ट के अनुसार मुख्य क्वेश्चन है, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाएगा कि सिंचाई आयोग की 1976 रिपोर्ट के अनुसार देश के देश के वे क्षेत्र जहां जहां देश के वे क्षेत्र जहां औसत वार्षिक वर्षा जहां औसत वार्षिक वर्षा औसत औसत वार्षिक वर्षा 75 सेमी, कितने, 75 सेमी से कम, 75 सेमी से कम, और कुल वार्षिक वर्षा, और 75 सेमी से कम, और याद रखना कि कुल वार्षिक वर्षा, और कुल वार्षिक वर्षा, और कुल वार्षिक वर्षा, कुल वार्षिक वर्षा याद रखना कितनी, 25% से कम हो, 25% से, सॉरी 25 सेंटीमीटर से कम हो, उसे क्या घोषित किया गया, तो उसे सूखा क्षेत्र घोषित किया गया, उसे सूखा क्षेत्र घोषित किया गया। ये मुख्य याद रखना। तो सूखा एक याद रखना कि सूखे के बारे में ये पूछा जा सकता है कि सूखा एक कौन सी परिघटना है। ये मुख्य याद रखना, सरल है, जटिल है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना कि सूखा एक जटिल परिघटना है।
ये मुख्य याद रखना, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। आपके क्वेश्चन लेवल जो एग्जाम लेवल है वो 10वीं लेवल का है और ऐसे क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो सूखा जो जो परिघटना है वो कौन सी है? जटिल परिघटना है। कौन सी परिघटना है? जटिल परिघटना है। और सूखे से प्रभावित क्षेत्र याद रखना कि सूखे से प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से है भारत में? तो एक याद रखना कि राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान में सबसे ज्यादा आपको पता है सूखा पड़ता है। दूसरा याद रखना हरियाणा, और तीसरा याद रखना गुजरात। तीन राज्य जो क्या है सूखे से प्रभावित है भी। ये मुख्य याद रखना। आपको पता है कि राजस्थान के बारे में तो कहा गया कि तीन कुरियो आठवों काल, तीन कुरियो आठवों काल कहा गया है, क्योंकि राजस्थान में पहले हर तीसरे साल एक छोटा अकाल और 8वें साल एक बड़ा अकाल पड़ता था। तो इसीलिए एक कहावत ही बन गई कि राजस्थान के बारे में कहा जाता है कि तीन कुरियो आठवों काल। ये मुख्य याद रखना। तो आपदा प्रबंधन में सबसे ज्यादा याद रखना कि मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना कि जो छपनिया अकाल पड़ा था वो कब पड़ा था? 1899 में पड़ा था और 1956 विक्रम संवत को पड़ा था। ये मुख्य याद रखना। और 2002 और 2003 के मध्य, 2002 से 2003 के मध्य जो राजस्थान में सूखा पड़ा था उसमें सबसे ज्यादा जिले क्या है प्रभावित हुए थे। ये मुख्य याद रखना। तो सूखे सबसे ज्यादा अपने राजस्थान में पड़ता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि इनमें से भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बाढ़ आती है? याद रखना कि भारत में सबसे अधिक बाढ़ कहां पर आती है? तो असम में आती है। असम में भी कहां पर आती है? तो असम का याद रखना कि मांजुली द्वीप। असम का मांजुली द्वीप। कौन सा द्वीप? असम का मांजुली द्वीप हर साल क्या है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। हर बार इसमें बाढ़ आती है और यहां पर एक फसल अच्छी होती है, उसका नाम क्या है? धान है। यहाँ पर एक फसल अच्छी होती है, हर साल क्या है धान की फसल क्या बर्बाद है होती है। मांजुली द्वीप में सबसे ज्यादा क्या बाढ़ आते हैं? ये कहां पर है? असम में है। ये मुख्य याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है रहने वाला है। नेक्स्ट याद रखना कि राष्ट्रीय बाढ़ आयोग कौन सा है? राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने याद रखना कि भारत में 4 करोड़, कितना? 4 करोड़ हेक्टेयर भूमि को, 4 करोड़ हेक्टेयर भूमि है। कितनी हेक्टेयर भूमि? 4 करोड़ हेक्टेयर भूमि को याद रखना कि कितने करोड़ हेक्टेयर? 4 करोड़ हेक्टेयर भूमि को बाढ़ प्रभावित घोषित कर रखा है। कितना? बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित कर रखा है। कितने करोड़ भूमि को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित कर रखा है? तो 4 करोड़। ये मुख्य याद रखना। क्वेश्चन पूछा जाएगा कितने हेक्टेयर भूमि को? तो 4 करोड़ जो हेक्टेयर भूमि उसको बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित कर रखा है। ये मुख्य याद रखना कि घोषित किया जा चुका है। जिसमें याद रखना कि मुख्य राज्य कौन सा है? तो जिसमें याद रखना असम। असम के बाद याद रखना कि मुख्य राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। कौन सा बंगाल? पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट याद रखना कि बिहार। सबसे ज्यादा आपको पता है कि बिहार में सबसे ज्यादा क्या है? बाढ़ आती है। याद रखना कि बिहार में मुख्य मुख्य बाढ़ का इलाका वो कोसी नदी के साथ आसपास का जो इलाका है वो सबसे ज्यादा क्या बाढ़ ग्रसित है क्षेत्र है। तो ये याद रखना कि भारत में कितना हेक्टेयर क्या है कि बाढ़ आयोग द्वारा क्षेत्र क्या है बाढ़ ग्रसित घोषित किया गया? तो 4 करोड़ हेक्टेयर भूमि को घोषित है किया गया। क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होना चाहिए। जितनी भी डिटेल बता रहा हूं डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और भविष्य एजुकेशन टेलीग्राम ज्वाइन जरूर करें, क्योंकि जो भी आपको ये क्लासें मिलेगी तो ये इसका जो पीडीएफ है वो भी क्या आपको भविष्य एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पर है मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरांचल या उत्तराखंड, याद रखना कि उत्तराखंड के किस जिले में मालपा भूस्खलन घटना आपदा घटित हुई थी? याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो कौन सा है? पिथौरागढ़। कौन सा जिला है? पिथौरागढ़ जिले में मालपा भूस्खलन घटना हुई थी। ये हुई कब थी घटना? तारीख याद रखना कि 18 अगस्त को। याद रखना कि मैंने आपको सिर्फ 2 तारीखें बताई है। एक तो 2 और 3 अगस्त 1984 को कौन सी घटना हुई थी? भोपाल त्रासदी गैंग हुई थी। उसका सॉरी 2 और 3 दिसंबर याद रखना। तो वो कौन सी घटना हुई थी? भोपाल त्रासदी गैंग हुई थी, उसकी तारीख याद रखना। और एक मालपा भूस्खलन की याद रखना कि 18 अगस्त, 15 अगस्त के 3 दिन बाद रखना कि 18 अगस्त को, 15 अगस्त के 3 दिन बाद तो याद रख सकते हो कि 18 अगस्त को कौन सी घटना हुई थी? मालपा भूस्खलन घटना हुई थी। और ये हुई कब थी? तो 1998 में। कब हुई थी? 1998 में हुई थी। याद रखना कि इसमें 200 लोग मारे गए थे। इस भूस्खलन में याद रखना कि कितने लोग मारे गए थे? 200 लोग मारे गए थे। ये मुख्य याद रखना। नेक्स्ट याद रखना कि भारत में जो अपने याद रखना भूस्खलन से प्रभावित राज्य कौन कौन से हैं? तो हरियाणा,
यूपी, बिहार, यूपी के बाद में याद रखना कि बिहार, पश्चिम बंगाल, कौन सा बंगाल, पश्चिम बंगाल। और याद रखना कि पश्चिम बंगाल में भी कौन सा, जिला दार्जिलिंग को छोड़कर, जिला दार्जिलिंग को छोड़कर संपूर्ण राज्य, जिला दार्जिलिंग को छोड़कर। और याद रखना कि असम, 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 और असम का याद रखना कि असम का कार्बी जिला, कौन सा, कार्बी अंगलोरा जिला है, कार्बी जिले को छोड़कर, कार्बी जिले को छोड़कर। ये क्या है कि सूखे सॉरी, ये ये याद रखना कि भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्र है। ये मुख्य याद रखना कि हरियाणा, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, जिला दार्जिलिंग को छोड़कर, असम का कार्बी जिले को छोड़कर, ये सबसे क्या प्रभावित क्षेत्र कौन से अपने, ये याद रखना कि भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्र है। और ये मालपा घटना कब हुई थी, 18 अगस्त 1998 को ये घटना हुई थी, जिसमें 200 लोग मारे गए थे। तो 2 और 3 दिसंबर को भोपाल अंतरराष्ट्रीय गैस याद रखना, जिसमें मिथाइल आइसो थायोसाइनेट थी। और याद रखना कि इसमें कौन सी थी, तो पिथौरागढ़ में याद रखना भूस्खलन हुआ, ये 18 अगस्त 1998 को घटना हुई थी। दोनों घटनाओं के मुख्य मुख्य याद रखना, क्वेश्चन एक भी बार नहीं जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि मानसूनी मौसम के दौरान चक्रवात कितने डिग्री अक्षांशों के बीच पैदा होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 100% ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मानसूनी मौसम के दौरान चक्रवात कितने डिग्री अक्षांशों के बीच में पैदा होते हैं। मोस्ट याद रखना, तो 10 डिग्री उत्तर से दक्षिण अक्षांश के मध्य, 10 डिग्री उत्तर से दक्षिण अक्षांश के मध्य क्या होते हैं, तो चक्रवात पैदा होते हैं, ये याद रखना। अब याद रखना कि भारत में कौन सा चक्रवात आता है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आता है। कौन सा आता है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आता है। मैंने आपको बताया था उष्ण कटिबंधीय चक्रवात किस चीज के मध्य आता है, तो याद रखें दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर और दक्षिणी पूर्वी, याद रखना कौन सा महासागर, हिंद महासागर के मध्य जो चक्रवात आते हैं उसे उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। अब अक्षांश याद रखना कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात याद रखना कि 30 डिग्री, कितना, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, कौन सा अक्षांश, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य, कौन से, 30 डिग्री से जो 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य, दक्षिणी अक्षांशों के मध्य कौन सा चक्रवात आता है, तो ये याद रखना कौन सा चक्रवात आता है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आता है। कौन सा चक्रवात आता है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आता है, ये मुख्य याद रखना। तो कौन सा चक्रवात आता है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आता है, ये याद रखना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको मैंने बता दिया। तो मानसूनी मौसम के दौरान चक्रवात कितने डिग्री अक्षांशों के बीच बनते हैं, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से और दक्षिणी अक्षांश, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आते हैं 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य चक्रवात आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखना कि बंगाल की खाड़ी में अधिकतर चक्रवात किस महीने के अंतर्गत आते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ये याद रखना कि बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात आते हैं वो अक्टूबर और नवंबर में, कब आते हैं, अक्टूबर और नवंबर में आते हैं। याद रखना कि ये चक्रवात जो बंगाल की खाड़ी में चक्रवात आते हैं, ये चक्रवात याद रखना कि ये चक्रवात 16 डिग्री से 21 डिग्री, 16 डिग्री से 21 डिग्री उत्तरी अक्षांश, कौन सा अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, तथा 92 डिग्री, कौन सा, 92 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य, पूर्वी देशांतर से, पूर्वी देशांतर से, पूर्वी देशांतर से पश्चिमी देशांतर के मध्य आते हैं, पूर्वी देशांतर से पश्चिमी देशांतर के मध्य आते हैं, ये मुख्य याद रखना। तो कभी पूछ लिया जाए देशांतर के मध्य आते हैं, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डीप क्वेश्चन है कि बंगाल की खाड़ी में चक्रवात किस महीने आते हैं, अक्टूबर नवंबर में। अगर उत्तरी अक्षांश में दक्षिणी दो देशांतर अक्षांश की बात पूछी तो ये रखना कि ये चक्रवात 16 डिग्री से 21 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 92 डिग्री पूर्वी देशांतर से पश्चिमी देशांतर के मध्य आते हैं, ये मुख्य याद रखना। याद रखना कि जुलाई में पूछा जाए कि जुलाई में याद रखना कि जुलाई में जो चक्रवात आते हैं वो कहां पर आते हैं, तो जुलाई में चक्रवात सबसे ज्यादा सुंदरवन डेल्टा में आते हैं। कहां पर आते हैं, सुंदरवन डेल्टा में आते हैं, ये मुख्य याद रखना। ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपको इस क्वेश्चन के बारे में मैंने बता दिया भाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय मिशन जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के अंतर्गत आते हैं। पहला है राष्ट्रीय सौर मिशन, दूसरा है राष्ट्रीय जल मिशन, तीसरा है राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन, चौथा है राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, पांचवा है राष्ट्रीय सतत आवास मिशन। तो जो याद रखना कि कौन कौन से आते हैं, तो राष्ट्रीय सौर मिशन आता है, राष्ट्रीय जल मिशन आता है, याद रखना कि
और कौन सा होता है, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन आता है, और तीसरा चौथा आता है राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन आता है। तो इसका सही आंसर होगा केवल ए, बी, सी और डी होगा। क्या होगा, केवल ए, बी और सी, डी होगा। अब याद रखें कि राष्ट्रीय सौर मिशन की शुरुआत कब हुई थी, तो राष्ट्रीय सौर मिशन की शुरुआत हुई थी 2010 में। कब हुई थी, 2010 में। याद रखना कि जल मिशन की शुरुआत कब हुई थी, तो 1972 में इसकी क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट याद रखना कि ग्रामीण, जो याद रखना कि राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन जो है, हरित हाइड्रोजन याद रखना कि ये कब शुरुआत हुई थी, तो याद रखना कि इसे इसे याद रखना कि 2009 में। कब हुई थी, 2009 में इसकी क्या हुई थी शुरुआत है, सॉरी 2023 में। हरित हाइड्रोजन 4 जनवरी 2023 में, 4 जनवरी 2023 में इसकी क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। 2023 में इसकी क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। और सतत आवास मिशन कब हुआ था, तो याद रखना, सॉरी सतत कृषि मिशन कब हुआ था, सतत कृषि मिशन के बारे में याद रखना कब हुआ था, तो 2014। कब हुआ था, 2014 में इसका क्या शुरुआत हुई थी, ये मुख्य याद है रखना। ये याद रखना कि जो राष्ट्रीय जल मिशन है, राष्ट्रीय जल मिशन का याद रखना कि 2009 को, याद रखना इसे राष्ट्रीय, याद रखना कि राष्ट्रीय इसे क्या कर दिया गया, तो राष्ट्रीय ग्रामीण जल विकास जल मिशन कर दिया गया। ग्रामीण जल मिशन, ग्रामीण जल मिशन इसका नाम बदलकर कर दिया गया। ये याद रखना 2009 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया, राष्ट्रीय ग्रामीण जल मिशन इसका क्या नाम है कर दिया गया था। ये मुख्य मुख्य आपके लिए क्वेश्चन हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि पामर सूचकांक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पामर सूचकांक निम्न में से किस आपदा से संबंधित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पामर सूचकांक किससे है, तो अकाल से संबंधित है। किससे है, अकाल से संबंधित है। और सबसे ज्यादा अकाल कहां पर पड़ते हैं, तो राजस्थान में। कहां पर पड़ते हैं, राजस्थान में। और राजस्थान के लिए क्या कहा गया है, 3 कुरियो 8वां काल। 3 कुरियो 8वां काल कहते हैं क्योंकि हर तीसरे साल छोटा अकाल और आठवें काल, सॉरी हर 8वें साल क्या पड़ता है, एक बड़ा अकाल पड़ता था। इसे इसलिए कहा गया 3 कुरियो 8वां काल। अब अपने याद रखें कि राजस्थान में कौन कौन से अकाल पड़े हैं, तो पहला याद रखना चालीसा मधुसा काल। कौन सा है, चालीसा अकाल। कौन सा काल है, चालीसा अकाल। ये चालीसा अकाल कब पड़ा था, तो चालीसा अकाल 1783 में। कब पड़ा था, 1783 ईस्वी में ये अकाल पड़ा था। दूसरा याद रखना कि सहसा मधुसा अकाल। कौन सा अकाल है, सहसा मधुसा अकाल। राजस्थान में सहसा मधुसा अकाल, सहसा मधुसा अकाल कब पड़ा था, तो याद रखना कि सहसा मधुसा अकाल 1843-44 में। कब, 1843-44 में यह काल है पड़ा था। नेक्स्ट अपने याद रखना कि पंचकाल। कौन सा काल, पंचकाल याद रखना कि 1812 से 1816 में कौन सा काल पड़ा, पंचकाल है पड़ा था। फिर याद रखना कि छपनिया काल। कौन सा काल, छपनिया काल कब पड़ा था, तो 1899 में। और विक्रम संवत कौन सा था, तो 1956 का विक्रम संवत था। इस कारण इसे छपनिया काल कहा गया। ये मुख्य रखना कि भारत में जो राजस्थान में मुख्य मुख्य अकाल पड़े हैं वो कब पड़े हैं, तो चालीसा मधुसा अकाल याद रखना कि कब पड़ा है, तो सॉरी चालीसा अकाल कब पड़ा है, 1783 में। सहसा मधुसा अकाल याद रखना कब पड़ा है, 1843-44 में। नेक्स्ट याद रखना कि पंचकाल 1872, कब, 1800, पंचकाल के बारे में याद रखना 1872-76। नेक्स्ट याद रखना कि छपनिया काल 1899 में। कब पड़ा, छपनिया काल 1899 में यह काल है पड़ा था। नेक्स्ट अपने बात करते हैं पंचकाल के बारे में। याद रखना कि 1812 से 16 में जो काल पड़ा था वो कौन सा पड़ा था, पंचकाल पड़ा था। एक चीज और याद रखना कि 2003 से 2003 और 2000, सॉरी 2002 और 2003 में जो क्या है सबसे बड़ा अकाल पड़ा था, सबसे बड़ा अकाल पड़ा था जिसमें सबसे ज्यादा प्रभावित जिले, सबसे ज्यादा प्रभावित जिले। इस अकाल में याद रखना कि 2002 या 2003 में अकाल में सबसे प्रभावित जिले हुए थे। सबसे अधिक, जिसमें सबसे अधिक क्या हुए थे, प्रभावित जिले हुए थे। सबसे अधिक प्रभावित जिले हुए थे। ये याद रखना कि राजस्थान में सबसे ज्यादा प्रभावित जिले किस अकाल में थे, 2002 और 2003 के अकाल में हुए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान एनआईडीएम की स्थापना कब हुई, तो एनआईडीएम की स्थापना के बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट आपको क्वेश्चन बताता हूं कि एनआईडीएम की स्थापना कब हुई, तो इसके बारे में याद रखना। एनआईडीएम कौन सी, एनआईडीएम के बारे में याद रखना।
एनआईडीएम की याद रखना कि एनआईडीएम की स्थापना हुई थी 2006 में। इसमें क्या है कि गलत दिया गया है, इसमें याद रखना कि इसकी स्थापना कब हुई थी, 2006 में। एनआईडीएम की स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना याद रखना नेशनल इंस्टीट्यूट डिजास्टर मैनेजमेंट की स्थापना याद रखना 2006 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहां पर बना हुआ है, तो नई दिल्ली में बना हुआ है। कहां पर बना हुआ है, नई दिल्ली में इसका क्या है, मुख्यालय बना हुआ है। 1995 में याद रखना कि 1995 में संसद में अधिनियम के तहत याद रखना कि संसद में 2005 अधिनियम के तहत सॉरी आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत 1995 याद रखना 1995 में आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत, कौन से अधिनियम के तहत, संसद में अधिनियम के तहत 2006 में किसकी स्थापना की थी, एआईडीएम की स्थापना की थी। एनआईडीएम की याद रखना कि एनआईडीएम के अंतर्गत कौन से देश की जो मुख्य केंद्र है, एनआईडीएम देश याद रखना, एनआई जो डीएम है नेशनल इंस्टीट्यूट डिजास्टर मैनेजमेंट है, ये सार्क देशों का, कौन से देशों का, सार्क देशों का भी क्या है, प्रमुख केंद्र है। सार्क देशों का भी प्रमुख केंद्र है। सार्क देश में कौन कौन से आते हैं, तो सार्क में याद रखना पहला पाकिस्तान, दूसरा भारत, दूसरा इंडिया, तीसरा याद रखना जो अपने पड़ोसी देश है सारे, श्रीलंका, फिर याद रखना अफगानिस्तान, फिर याद रखना कौन सा आता है, अफगानिस्तान के बाद याद रखना, तो अफगानिस्तान के बाद आता है बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद याद रखना नेपाल, फिर याद रखना भूटान, और फिर याद रखना नेपाल भूटान के बाद में याद रखना मालदीव। ये सभी देश कौन से में शामिल है, तो सार्क देशों में क्या है, शामिल है। इन्हें क्या है कि एनआईडीएम का प्रमुख केंद्र भी किसको है, इनका जो प्रमुख केंद्र है सार्क देशों का, ये भी क्या है, एनआईडीएम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूकंप की लहरें किस आपदा के कारण बनती है। ये मोस्ट आपके लिए क्वेश्चन रहने वाला है कि भूकंप की लहरें निनो, टाइफून, सुनामी, भूकंप की लहरें किस आपदा के कारण बनती है। ये मुख्य याद रखना कि भूकंप की लहरें किसके आपदा के कारण बनती है, तो निनो, टाइफून, सुनामी और तूफान किसके कारण बनती है, सुनामी के कारण। किसके कारण है, सुनामी के कारण। क्या है कि याद रखना सुनामी होती क्या है, सुनामी याद रखना कि भूकंपीय क्षेत्र जो सॉरी जो समुद्रीय क्षेत्र है उसमें याद रखना कि हवा का टेम्परेचर क्या है, घट जाता है, और वायुमंडल दबाव क्या है, बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या आती है, सुनामी। जिससे कारण क्या है, समुद्री तूफान उठता है, उसे क्या कहते हैं, सुनामी कहा जाता है। सुनामी कहा जाता है, ये मुख्य याद रखना। तो ये क्या है कि भूकंप की लहरें किस आपदा के कारण बनती है, तो सुनामी के कारण बनती है। ये मुख्य क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है। नेक्स्ट आपके लिए है कि अंतरराष्ट्रीय सुनामी सूचना केंद्र, अंतरराष्ट्रीय सुनामी सूचना केंद्र कहां पर बना हुआ है, तो ये मुख्य याद रखना कहां पर बना है, होनालुल में बना हुआ है। कहां पर बना है, होनालुल में बना हुआ है। कहां पर है, अंतरराष्ट्रीय सूचना केंद्र कहां पर बना है, होनालुल में बना हुआ है। और होनालुल कहां पर है, तो होनालुल के बारे में याद रखना कहां पर है, तो हवाई यूएसए में। कहां पर है, यूआई यूएसए में क्या है, ये बना हुआ है। ये मुख्य मुख्य आपके लिए क्वेश्चन है, होगा। ये आज का अंतिम क्वेश्चन है आपके लिए कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो मैंने आपको बताया था सभी जितने भी प्राधिकरण है, जितने भी है जो अंतरराष्ट्रीय संस्थान है वो किस सॉरी राष्ट्रीय संस्थान है वो किसके अंतर्गत आते हैं, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। और जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री। और जो मंत्रालय याद रखना कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। याद रखना कि ये मुख्य मुख्य क्वेश्चन आपके 20 क्वेश्चन क्या है यहाँ पर समाप्त होते हैं। नेक्स्ट क्लास क्या है कि डेली के डेली अपनी क्या है कि जेल प्रेरित क्लास आएगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।